नेक्स्ट जो आपके पास है डेफिनेशन वो है जी मोस्ट फेवरेट नेशन। वो कह रहे हैं कि नेम के हिसाब से तो आपको लगता है कि शायद ये मिसलीड कर जाता है ये नेम, कि ये जो एक नेशन है उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा होगा, बल्कि होता ये है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन होता है जो एलिमेंट है इसके अंदर, वो आएगा कि जो बाकियों के साथ अगर आप कोई खास चीज़ कर रहे हो तो फिर जो मोस्ट फेवरेट नेशन के अंदर आता है आपको उसको भी वही ट्रीटमेंट देना पड़ता है, आप तो फ्रीक नहीं कर सकते, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होता है इसका। अच्छा जी, एग्जाम्पल आप देख लीजिए ज़रूर, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। वो कह रहे हैं कि अगर यूएस जो है, अमेरिका अगर इंडिया से कपड़े मंगवाता है, अमेरिका इंपोर्ट करता है कपड़े क्लॉथ्स इंडिया से, ठीक ठीक है जी, और जो इंडिया है वो अमेरिका से कंप्यूटर्स इंपोर्ट करता है, तो अमेरिका और इंडिया जो है वो आपस में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं बायलैटरल, यानी कि दो मुल्कों के बीच में होता है। वो क्या एग्रीमेंट साइन करते हैं कि अमेरिका इंडिया जो कपड़े उनको बेच रहा है, अमेरिका इनकी इंपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगाएगा, और इंडिया साइड ये फैसला करता है कि हम जो अमेरिका से कंप्यूटर्स इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाएंगे। अब हुआ ये कि अगर जो चाइना है, चाइना भी एक मुल्क है जो कि कपड़े जो है वो भी सारी दुनिया में बेच सकता है, बेचता है, और कंप्यूटर भी जो है वो बेचता है। अच्छा जी, अब अगर चाइना मोस्ट फेवर्ड नेशन का लेवल ट्रीटमेंट या लेवल वो मिला हुआ है अमेरिका की तरफ से, तो अमेरिका ने एक डील इंडिया के साथ की है, लेकिन चूंकि चाइना को वो लेवल मिला हुआ है या ट्रीटमेंट मिला हुआ है मोस्ट एमएफएन का, तो चाइना को ये फायदा होगा कि अमेरिका ने अगर टेक्सटाइल की इंपोर्ट पर टैरिफ खत्म किया है इंडिया के लिए, तो अमेरिका को चाइना से लिए जाने वाला जो टेक्सटाइल या क्लॉथ्स हैं उसकी इंपोर्ट पर भी टैरिफ खत्म करना होगा। सेकेंडली, अगर इंडिया जो है उसने चाइना को एमएफएन का टाइटल दिया हुआ है, तो चाइना ने तो अमेरिका के साथ डील की है कि जी हम आपके कंप्यूटर्स पर टैरिफ ख़त्म करेंगे उनकी इंपोर्ट्स पर, लेकिन चाइना जब इंडिया में अपने कंप्यूटर्स बेचेगा तो इंडिया को ये जो इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म करने का ट्रीटमेंट था कंप्यूटर्स के ऊपर से, वो चाइना को भी देना पड़ेगा। तो ये वो यहाँ बता रहे हैं कि एक मुल्क जो कि एक एग्रीमेंट का पार्ट भी नहीं था, वो इस वजह से उसको फ़ायदा होता है क्योंकि वो एमएफएन का उसको टाइटल मिला हुआ था। तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है जो इससे शो होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी ऑफशोर असेंबली प्रोविजंस। इसमें क्या होता है कि जो टैरिफ लिस्टेड होता है, बताया गया होता है कि इतना टैरिफ एक चीज़ पे लगेगा, उतना लगता नहीं है, उससे कम लगता है। इसकी वजह यह है कि अगर तो आपने जैसे अमेरिका ने किसी दूसरे मुल्क से, यहाँ पे जो ताइवान का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, वहां से उन्होंने टेलीफोन सेट्स मंगवाए हैं, पता चला कि ताइवान ने जो टेलीफोन सेट प्रोड्यूस किए हैं उसके अंदर जो इनपुट्स थी, जो रॉ मटेरियल था, जो छोटे छोटे पुर्जे इस्तेमाल किए हुए थे, वो जो पार्ट्स थे वो अमेरिका से लिए थे उन्होंने। ठीक है, तो अमेरिका के बेचे हुए वो इनपुट्स जो दूसरा मुल्क यूज़ कर रहा है अपनी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें ये होता है कि जो फाइनल जो टैक्स लगता है, इंपोर्ट टैरिफ लगता है, वो कम होता है उतना ओरिजिनली लगना था। एग्जाम्पल बड़ी मज़े की है कि वो कह रहे हैं अगर पर यूनिट जो प्राइस है इस टेलीफोन सेट की जो वो मंगवा रहा है अमेरिका ताइवान से, वो $80 हो और उसके ऊपर 15% इम्पोर्ट टैरिफ लगा हो, तो उसके बाद जो कि 80% का $80 का 15% होता है जी $12। तो 15% उसके ऊपर जब टैरिफ आप ऐड करते हो तो जो फाइनल प्राइस मिलती है इस एक टेलीफोन सेट की वो $92 बनती है, जो अमेरिका के कंज्यूमर को फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उन्होंने जो इनपुट्स यूज़ किए हैं प्रोड्यूस करने में इस चीज़ को वो अमेरिका की हैं, तो उसमें क्या होता है, ये एक होता है एग्रीमेंट होता है कि आपने जो टैरिफ लगाना है वो इस हिसाब से लगाना है कि वो उसकी परसेंटेज लगेगी, वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट माइनस वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स जो आपके मुल्क के इस्तेमाल हुए हैं उस चीज़ की प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर आपके पास वो बता रहे हैं कि जो अमेरिकन कंपोनेंट्स या इनपुट्स यूज़ की थी दूसरे मुल्क ने, वो थी एक यूनिट के अंदर $52 की। तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि आपके पास जो टैरिफ रेट था वो कितना है, 15%, तो 15/100 हो गया। और वो किस तरह से लगेगा कि आपने करना है जी वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट,
ठीक है जी, माइनस वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स, या आपके मुल्क के जो कंपोनेंट्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, वैल्यू ऑफ यूएसए कंपोनेंट्स है तो हम उसको लिख देते हैं। और अब देखें कि वैल्यू ऑफ गुड क्या है आपके पास, $80 माइनस वैल्यू ऑफ द फाइनल कंपोनेंट्स वो है जी $52। इसका जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 28, और जब आप 28 का 15% तो वो जनाब आपके पास आएगा 28 का 15%। तो आपके पास जो इसके पास आंसर आएगा वो होगा 4.20, यानी कि इतने डॉलर्स हैं जो पर यूनिट ऐड होगा। तो 80 प्राइस के ऊपर आप 4.20 ऐड करो तो 84.20 वो फाइनल प्राइस बनेगी इम्पोर्ट टैरिफ डालने के बाद 15%, जो कि इस प्रोडक्ट के ऊपर पे करना पड़ेगा यूएस के कंज्यूमर्स को, जो कि यूएस इम्पोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास है मेजरमेंट ऑफ टैरिफ, कि कितना टैरिफ किस हद तक हाई हो सकता है। सबसे पहले आपने सिंपल एक आपने देखना है, एक ऊपर जो फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर ए बी सी तीन गुड्स हैं जो इम्पोर्ट हो रही हैं, 10% है ए के ऊपर, बी के ऊपर है 15% और सी पर 20% टैरिफ लगा हुआ है, तो उसकी जो एवरेज है वो क्या होगी, इन तीनों परसेंटेज को जमा किया और 3 पर डिवाइड कर दिया तो 15% आ गई। लेकिन ये है कि इसके अंदर कोई चीज़ ज़्यादा मंगवाई जाती है या कम मंगवाई जाती है, या उसकी वैल्यू जो है वो उसके अंदर ऐड नहीं की जाती। ठीक है जी, मोस्टली इम्पोर्ट्स मोस्टली गुड ए, अगर कोई मुल्क ज़्यादातर ए गुड है जो कर रहा है इम्पोर्ट, तो अनएबेटेड एवरेज जो है वो उसको ओवरस्टेट कर देगी द हाइट ऑफ कंट्रीज एवरेज टैरिफ को। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि हर चीज़ को उसका स्पेसिफिक वेट के कितने डॉलर वर्थ की कोई एक चीज़ है इंपोर्ट की जा रही है, वही है जो वेट के तौर पर यूज़ होगी, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टैरिफ परसेंटेज को, तो आपके पास ए बी और सी तीनों के रिस्पेक्टिवली वेटेड एवरेज आ जाएगी। इन तीनों का सम करेंगे और उसको उनकी वैल्यूज के सम पर डिवाइड कर देंगे। तो आपने ये सिर्फ याद नहीं, इसको एग्जाम्पल को याद नहीं करना, सिर्फ आपने देखना है कि वेटेड एवरेज जो होती है टैरिफ रेट की वो क्या होती है, और जो एवरेज टैरिफ रेट होता है वो किस तरह से निकाला जाता है। प्रोहिबिटिव टैरिफ क्या होता है, अब ये ऐसा टैरिफ होता है जो बहुत हाई होता है, कि जो आप इंपोर्ट कर रहे होते हो उस मुल्क के अंदर वो उसको रोकता है, इट कीप्स इम्पोर्ट फ्रॉम कमिंग इनटू द कंट्री, के मुल्क के अंदर आने से रोकता है। और वो क्यों रोकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्ट टैरिफ लग जाता है किसी चीज़ की प्राइस पर जो इम्पोर्ट कर रहे होते हो, कि इतनी महंगी चीज़ मुल्क के अंदर कोई नहीं खरीदता, और इस वजह से जब कोई ख़रीदता ही नहीं है तो उसकी कोई भी जो मुल्क है वो इम्पोर्ट नहीं करता, कि उसकी आपके मुल्क में कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है। और इस वजह से होता है कि उसको बहुत हाई कर दिया जाता है टैरिफ को, और जो कि टैरिफ प्राइसेस में ऐड होकर प्राइसेस हाई होती हैं, और उसका बेसिक मकसद होता है अपने अपने डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको प्रोटेक्ट करना होता है, इसीलिए प्रोहिबिटिव टैरिफ्स हाई होते हैं। सेकेंड, अब आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल से रिलेट कर रहे हैं कि अगर एग्जिस्ट कर रहे प्रोहिबिटिव टैरिफ, अगर एक नई चीज़ ऐड कर ली जाए इसके अंदर जिसको डी का नेम दे रहे हैं, उसके ऊपर 200% टैरिफ लगा हो, तो ये जो आपका ऊपर का फॉर्मूला है इसमें हमारे पास जब एबीसी तीन चीज़ें थी, तो डी जो है उसकी जो वर्थ टोटल जो मुल्क के अंदर इंपोर्ट हो रही है वो है ज़ीरो, क्योंकि कोई भी आप क्वांटिटी तो मंगवा नहीं रहे, तो चाहे 200 या 500% इम्पोर्ट टैरिफ लग जाए, इस फॉर्मूले के अंदर जब आप उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे, जो जितनी वर्थ का वो ऐड हो रहा है मुल्क के अंदर इंपोर्ट आ रही है जो कि ज़ीरो है, तो वो आपका जो आंसर है वो सेम रहेगा, 12.5% ही रहेगा, क्योंकि आप जो इंपोर्ट कर रहे हो चीज़ उसकी वर्थ ज़ीरो है, या मुल्क में कोई इंपोर्ट उस चीज़ की आ ही नहीं रही इस हाई टैरिफ की वजह से। तो ये होता है आपका प्रोहिबिटिव टैरिफ। अच्छा, दो चीज़ें हैं जो आप लोग कर चुके हो उसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बुक में, इफेक्टिव टैरिफ रेट और नॉमिनल टैरिफ रेट, तो वो आपने अपनी इंटरनेशनल की बुक से ज़रूर वो डेफिनेशंस याद करनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपने करनी है वो है एन एक्सपोर्ट टैक्स की, कि एक्सपोर्ट टैक्स क्या होता है, वो होता है जी जो चीज़ें आपकी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की जा रही हैं और उसका मकसद है दे आर डेस्टिन्ड टू बी एक्सपोर्टेड, कि उसका मकसद है कि आपने उसको इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है और डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं है उसका टारगेट, आपने उसको एक्सपोर्ट करना टारगेट है। तो उस चीज़ के ऊपर जो आप टैरिफ लगाते हो या टैक्स लगाते हो, एक्सपोर्ट टैक्स होता है वो, और उसका उसके बाद ये होता है कि
वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, रेड बाय भी हो सकता है। और जो इम्पोर्ट टैक्स की तरह या इम्पोर्ट टैरिफ जो है उसकी तरह जो आपका एक्सपोर्ट टैक्स है वो इंटरनेशनल ट्रेड का साइज कम कर देता है। जाहिर है कि उसके प्राइस के अंदर ऐड हो जाता है वो टैक्स जो आप लग रहा होता है एक्सपोर्ट की चीज़ के ऊपर। तो महंगी चीज़ों की वैसे ही जो ट्रेड है वो कम होती है। अच्छा जी, सेकंड वो क्या कह रहे हैं कि एन एक्सपोर्ट सब्सिडी, ये सेकंड डेफिनेशन इस पेज पे आपको मिलेगी। एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है वो नेगेटिव एक्सपोर्ट टैक्स की तरह होता है। वो ये होता है कि जब जो एक्सपोर्टर्स हैं जो बाहर चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी मुल्क के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो जितने आइटम बाहर बेचते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं उतने उनके ऊपर उनको सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट छूट देती है। और ये कहने को तो ये अच्छी लगती है कि आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है मुल्क में फ्लोरिश करती है इससे, लेकिन जो फ्री मार्केट्स को करते हैं एडवोकेट होते हैं उसके, वो कहते हैं जी मार्केट्स फ्रीली एक्ट करनी चाहिए। और जो नेचुरली जो कंपैरेटिव एडवांटेज किसी मुल्क के पास है एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में, वो उसी तरह रहना चाहिए। और जो ट्रेड है, जो फ्री ट्रेड है इंटरनेशनल, उसके अंदर ये डिस्टॉर्शंस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि सब्सिडीज भी टैक्सेस की तरह एक मार्केट डिस्टॉर्शन ही होती है, जो उस लेवल का वेलफेयर हासिल नहीं होता जो एक फ्री मार्केट के अंदर हासिल हो सकता है। आगे जनाब हमने शुरू करने हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स टू फ्री ट्रेड के। टैरिफ के अलावा जो बैरियर रुकावटें लगाई जाती हैं फ्री ट्रेड के लिए वो कौन कौन सी हैं। आपने यहाँ पे कुछ याद नहीं करना, ये बस मैंने बताया कि होता क्या है। इम्पोर्ट कोटा सबसे पहले आते हैं।